गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल हूँ, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, दिल्ली और एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे 2025 में जो अपडेटेड गाइडलाइंस आई हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, जो केडीगो द्वारा पब्लिश की गई। केडीगो इज किडनी डिजीज इनिशिएटिव ग्लोबल आउटकम। तो ये जो केडीगो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड एक कंसेंसस स्टेटमेंट पास करते हैं, सारे एक्सपर्ट्स आके मिलते हैं और फिर एक डिसाइड करते हैं कोई भी पर्टिकुलर डिजीज इस तरह से ट्रीट होनी चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड। सो हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बेसिक सी बातें दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हमने पहले भी बात की हुई है इसकी, फिर से जस्ट फॉर न्यू एडिशंस इन आवर चैनल कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 बच्चों को आता है पर लैख, यानी कि 1 लाख बच्चों में 15 से 20 बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। उसके बाद इसकी कॉमनेस्ट एज आने की 2 साल से 8-9 साल की एज के बीच की है और इसके जाने की एज 14 से 18 साल के बीच की है। बाकी अब हम कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करेंगे कि क्या डेफिनेशंस है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में स्वेलिंग होती है, डिपिस्टिक पे 3+, 4+ प्रोटीनूरिया होता है, बच्चे का एल्ब्यूमिन कम होता है <3 एंड कोलेस्ट्रॉल कैन बी हाई। अगर हम कहीं पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे एल्ब्यूमिन करने का ब्लड में सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम सिर्फ 3+, 4+ प्रोटीन और स्वेलिंग से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस बना सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। सो व्हाट इज नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया? नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया इज 3+ और 4+ ऑन डिपिस्टिक और यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 2 इन अ फर्स्ट मॉर्निंग वाइट सैंपल। सो कई बार पेशेंट्स बहुत पैनिक मोड में चले जाते हैं कि सर आज 1+ आ गया है या 2+ आ गया है, क्या स्टेरॉइड देना है या नहीं देना है। सो हम हमेशा बोलते हैं अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का रिलैप्स होगा तो प्रोटीनूरिया नेफ्रोटिक रेंज में आना चाहिए, चाहे वो डिपिस्टिक पे आ जाए या यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो हमारा 2 से ज्यादा आ जाए। 2 अदर डेफिनेशंस जिनकी हम बात करेंगे वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम और स्टेरॉइड रेजिस्टेंस नेफ्रोटिक। स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जहाँ पे आप स्टेरॉइड्स को एप्रोप्रिएट डोज में 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर या 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे से देते हैं, तो बच्चा यूरिन प्रोटीन नेगेटिव अचीव कर लेता है, वो स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाता है। स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कि बच्चे ने कंप्लीट रिमिशन नहीं अचीव किया है। कंप्लीट रिमिशन का मतलब यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो लेस देन 0.2, यूरिन डिपिस्टिक नेगेटिव और ट्रेस अगर ये अचीव नहीं हुआ है बच्चे का, तो वो कंप्लीट रिमिशन नहीं है और ये स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस में जाएगा बच्चा, चाहे उसने पार्शियल रिमिशन अचीव किया हो। पार्शियल रिमिशन को हम लोग बोलते हैं कि यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो लेस देन 2 बट मोर देन 0.2, या थोड़ा एडिमा चल रहा है, या बच्चे का एल्ब्यूमिन अभी भी 3.5 से कम है, वो पार्शियल रिमिशन कहलाता है। वो स्टेरॉइड रेजिस्टेंस की तरह ही मैनेज होगा आगे जाकर। What is relapse? Relapse is a 3+ or 4+ proteinuria for 3 consecutive days or urine protein creatinine ratio is more than 2. This is known as relapse. जब तक हम relapse की diagnosis को confirm नहीं कर रहे तब तक हम steroid start नहीं करते हैं। What is frequently relapsing nephrotic syndrome? Frequently relapsing nephrotic syndrome is first episode के within 6 months में बच्चे को 2 relapse हो गए या किसी भी 12 महीने में 3 relapse हो गए तो frequently relapsing nephrotic syndrome कहलाएगा। Steroid dependence nephrotic सिंड्रोम क्या होता है? स्टेरॉइड डिपेंडेंट होता है कि 2 रिलैप्सेस होने चाहिए बच्चे को, कॉन्जिक्यूटिवली होने चाहिए, आइदर ऑन स्टेरॉइड व्हाइल द चाइल्ड इज ऑलरेडी ऑन स्टेरॉइड और विद इन 2 वीक्स ऑफ स्टॉपिंग। ऐसा 2 बार होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिवली होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ये सारी डेफिनेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब तक ये डेफिनेशंस मीट नहीं करेंगी हम हमेशा ग्रे जोन में रहेंगे और बच्चे अननेसेसरीली स्टेरॉइड से ट्रीट होते रहेंगे। तो जब तक हम इसीलिए हर चीज को बिल्कुल फिक्स तरीके से ट्रीट करते हैं, फिक्स ड्यूरेशन के लिए ट्रीट करते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है, फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट आगे चलता है। अगर हम पहले ही गड़बड़ कर देंगे कि 1+ पे कभी दे रहे हैं, 2+ पे दे रहे हैं, फिर वो नेगेटिव आ जाता है, बंद कर देते हैं, फिर तो बहुत मैस हो जाता है, फिर हमें कुछ समझ नहीं आता है कि बच्चे का कोर्स एग्जैक्टली क्या है।
अप्रोक्सीमेटली 50-60% बच्चे फ्रीक्वेंटली रिलैप्सर या स्टेरॉइड डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हो भी जाए बच्चे स्टेरॉइड डिपेंडेंट तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑलमोस्ट 95% बच्चे किसी न किसी एज पे जाके ठीक हो जाते हैं। हर बच्चे के लिए एज डिफरेंट है, लेकिन 5% स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम कभी कभी स्टेरॉइड रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका प्रोग्नोसिस डिफर कर जाता है। अदर थिंग इज कि फर्स्ट एपिसोड को कैसे ट्रीट करते हैं। फर्स्ट टाइम नेफ्रोटिक सिंड्रोम आया, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। फर्स्ट एपिसोड को ट्रीट करने के लिए बिल्कुल फिक्स गाइडलाइन है, इससे बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं है। 6 वीक्स डेली स्टेरॉइड जैसे मैंने बताया 2 मिलीग्राम पर केजी और 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे देंगे, मैक्सिमम ऑफ 60 मिलीग्राम पे 6 वीक्स के लिए, और 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑन अल्टरनेट डे और 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे पर अल्टरनेट डे फॉर अनदर 6 वीक्स। कोई पॉइंट नहीं है इसको आगे बढ़ाने का। दिस हैज बीन प्रूवन विद गुड स्टडीज के इसको आगे बढ़ाने से सिर्फ स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट ही बढ़ते हैं और आपका जो फर्स्ट रिलैप्स है वो पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन अगर हम 24 मंथ्स पे देखें तो बच्चे जिसको फ्रीक्वेंट रिलैप्सर होना है वो फ्रीक्वेंट रिलैप्सर होगा, जिसको डिपेंडेंट होना है वो डिपेंडेंट होगा। तो कोई पॉइंट नहीं है, आप इसको 12 वीक्स पे देके बंद करना चाहिए, प्रोलॉन्ग करने का कोई पॉइंट नहीं होता। अदर थिंग इज कि रिलैप्स को कैसे ट्रीट करते हैं। रिलैप्स में छोटा कोर्स होता है स्टेरॉइड का। रिलैप्स का ट्रीटमेंट होता है 2 मिलीग्राम पर केजी और 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे टिल नेगेटिव यूरिन ऑन डिपिस्टिक फॉर 3 consecutive days and then 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑन अल्टरनेटिव फॉर अनदर 4 वीक। इसको भी प्रोलॉन्ग करने का कोई पॉइंट नहीं है अगर बच्चा हमारा इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सर है। फ्रीक्वेंट रिलैप्सर में एक लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव थेरेपी का कॉन्सेप्ट होता है, बट नॉट एन इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सर। वो हम स्ट्रेट अवे 4 वीक्स पे देके ही बंद कर देते हैं। सो ये बेसिक सी चीजें हो गई। सो what are the drugs we have to treat? तो अगर हम बात करें तो as the more data comes in and हम लोगों को ज्यादा एक्सपोजर हो गया न्यू ड्रग्स का जिनके साइड इफेक्ट्स थोड़े से कम हैं और वो बेटर टॉलरेट करते हैं बच्चे, तो फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग के लिए तो हमारे पास अच्छी दवाइयाँ मतलब नॉट इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड एंड उसके साइड इफेक्ट्स पे डिपेंड करेगा। लेवामिसोल है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, एमएमएफ है, कैल्शियम इनहिबिटर है, रिटैक्सिन है। तो सारी दवाइयों में से कुछ भी डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड स्टेटस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेरॉइड डिपेंडेंस की बात करें तो लेवामिसोल और साइक्लोफॉस्फामाइड उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, तो उसमें आपको एमएमएफ, साइक्लोस्पोरिन या टेक्रोलिमस और रेटक्सिमेब में से कुछ चूज करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे जो 7 साल से बड़े हैं उनमें हम साइक्लोफॉस्फामाइड डिपेंडेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो साइक्लोफॉस्फामाइड को बहुत छोटे बच्चे को यूज करने का फायदा नहीं है। एंड द सेम विद रिटक्सिमेब। रिटक्सिमेब में जितना बच्चा छोटा होगा कॉम्प्लिकेशन के रेट नहीं ज्यादा होंगे, तो उसको भी यूज करने का फायदा नहीं है। बाकी हम बायोप्सी कब करते हैं? बायोप्सी करते हैं हम जब बच्चा हमारा 1 साल से छोटा है ऑनसेट के लिए, स्पेशली अराउंड 6 मंथ्स और लेस। जो 9-10 मंथ्स की हैं हम उनको पहले स्टेरॉइड देके स्टेरॉइड रेजिस्टेंस लेवल करना एटलीस्ट इन इंडिया प्रेफर करते हैं, बट आप 1 ईयर के नीचे बायोप्सी डायरेक्टली कर ही सकते हैं। देन दूसरा है 12 साल से बड़ा बच्चा। वहां पे भी हम इंडिया में यही फॉलो करते हैं कि पहले स्टेरॉइड देके देखेंगे, अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तब बायोप्सी करेंगे। तो एक तो एज अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया हो गया। सेकंड इज स्टेरॉइड रेस्पॉन्स। जो स्टेरॉइड रेजिस्टेंट है वो चाहे किसी भी एज, अर्ली मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस है इनिशियल या आपका लेट रेजिस्टेंस है, दोनों ही कंडीशंस में हमें बायोप्सी करना है। थर्ड इज के बच्चे को कोई और प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ब्लड इन यूरिन आ रहा है, उसका हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है या उसका कॉम्प्लीमेंट लेवल थोड़ा कम है, तो जो भी आपको एटिपिकल सी चीजें लग रही हैं वहां पे हम बायोप्सी करना प्रेफर करते हैं कि ये शायद हमारा इडियोपैथिक नहीं होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कुछ और हो सकता है। अनदर इज कि बच्चा जिसको कुछ सिंड्रोमिक फीचर्स हैं, कोई जेनेटेलिया एब्नॉर्मैलिटी है और भी फेशियल डिस्मॉर्फिज्म है, तो वहां पे हम लोग बायोप्सी करना प्रेफर करते हैं। अदर इज कि हमारे बच्चे को 2 से 3 साल कैल्शियम इनहिबिटर्स मिल गए हैं, उसके बाद बायोप्सी करना चाहिए। नॉर्मली हम जैसे पहले बायोप्सी किया करते थे कि स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गया, एमएमएफ को फेल कर गया, बायोप्सी करके देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो करंटली उसकी रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो स्टेरॉइड सेंसिटिव है उनको स्ट्रेट अवे कैल्शियम इनहिबिटर से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट आपको 2 साल से ज्यादा परसिस्ट कर रही है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फिर बायोप्सी करना चाहिए, देखने के लिए कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही। जेनेटिक टेस्ट कब करना चाहिए? तो जितने भी बच्चे 1 साल से छोटे हैं, स्टेरॉइड रेजिस्टेंस हैं, सिंड्रोमिक फीचर्स हैं, उन सब का, या कोई बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर में चला गया और उसको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट, तो ये सारे बच्चे हमारे जेनेटिक एनालिसिस के लिए क्वालिफाई करते हैं। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि हमने नई क्या बात की 2025 में केडी को गाइडलाइन क्या पढ़ा, हमने नई बात की कि एक तो हमारा
हर एक डेफिनेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नंबर 2, हमने एक बात की कि ये जो फर्स्ट एपिसोड का ट्रीटमेंट काफी लोग प्रोलॉन्ग कर रहे थे, उसको प्रोलॉन्ग करने का कोई पॉइंट नहीं होता। सेम विद द रिलैप्स का ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग करने का जो इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स में कोई पॉइंट नहीं होता। बायोप्सीज के इंडिकेशंस थोड़े से कम हो गए हैं, जैसे हमने बोला कि अभी स्टेरॉइड डिपेंडेंस को अगर आप कैल्शियम इनहिबिटर देना चाहते हैं तो बिना बायोप्सी के दे सकते हैं, उसके लिए आपको बायोप्सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनदर इज जेनेटिक, जैसे हमारा जेनेटिक्स के लिए एक्सेस बढ़ रहा है तो हमें उसके हिसाब से हम जेनेटिक्स थोड़ा सा लिबरल हो गए कि FSGS आ गया किसी को तो बायोप्सी कर लेना चाहिए बचपन में, सॉरी जेनेटिक्स कर लेना चाहिए, या कुछ सिंड्रोमिक फीचर थोड़े भी लग रहे हैं तो कर लेना चाहिए। तो इस जैसे एक्सेस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे बायोजेनेटिक्स के इंडिकेशंस भी बढ़ रहे हैं। एक और चीज जो केडिको के उसके साथ में सामने आई है कि करीब 15-20% बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ अडल्टहुड में चले जाते हैं। सो ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग एरिया है फॉर द पेरेंट्स, बट एवरेज एज स्टिल रिमेन्स 14, 15, 16 यहाँ पे ये बीमारी जा रही होती है। सो इतना परेशान नहीं होना है, थोड़े ही बच्चे होते हैं 15-20% जिनमें जा सकती है अडल्टहुड में, बट ऐसा नहीं कि 15-20% में जाएगी। सो वो एक एवरेज सी फिगर है, तो काफी बच्चों को नहीं भी जाती है, ज्यादातर बच्चे 14, 15, 16 में ठीक हो जाते हैं। एज लॉन्ग एज चाइल्ड रिमेन्स स्टेरॉइड सेंसिटिव वो ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर इज के हमारा स्टेरॉइड मिनिमाइजेशन करना चाहिए, एप्रोप्रिएट टाइम पे सेकंड लाइन एजेंट्स यूज करने चाहिए, सेकंड लाइन एजेंट्स को टिपिकली रिगरसली फॉलो करना चाहिए कि क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। सेम विद हाइट वेट। एक दो चीजें और हैं, जैसे कि हमें कोई पेंटाप्रोजोल या लेंजोप्रोजोल डालने की जरूरत नहीं है, रूटीनली कैल्शियम डालने की जरूरत नहीं है अगर बच्चे का विटामिन डी और कैल्शियम लेवल ठीक है तो ये सब चीजों की अभी रिक्वायरमेंट खत्म होगी, बिकॉज ऑलरेडी बच्चा 1-2 दवाइयां ले रहा होता है, कभी कभी बीपी की मेडिसिन भी ले रहा होता है, 3 हो जाती हैं, तो अवॉइड करना चाहिए ये सारी एक्स्ट्रा दवाइयां क्योंकि उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। बाकी स्टेरॉइड सेंसिटिव रहेगा अगर बच्चा तो 95% चांस है कि एक दिन ठीक हो जाएगा। थैंक यू।